हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है उसमें हमारा जहाँ से बाकी है उधर से हम स्टार्ट करेंगे, यानी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले हमने क्या किया उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए। तो हमने अभी तक पढ़ा कि बैंक का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, यानी बैंक जो शब्द है, जो वर्ड है, वो कहाँ से इमर्ज हुआ। तो वो उसके बारे में हमने देखा कि संस्कृत वर्ड में उसको भंडा कहा जाता था, ठीक है। फिर जो इटालियन वर्ड है बैंक का, उसमें से वो ओरिजिनेट हुआ। फिर फ्रेंच वर्ड बैंक था, उसमें से हुआ। और वो भी बैंक, और बैंक का क्यों, तो क्योंकि वो लोग पुराने ज़माने में मतलब बेंच पे बैठ के वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते थे, इसीलिए बेंच वर्ड में से ये इमर्ज हुआ है या तो ओरिजिनेट हुआ है। फिर जो बैंक ऑफ बार्सिलोना थी वो 1401 में सेटअप हुई स्पेन में, जो सबसे फर्स्ट रियल बैंक थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो था बैंक का इवोल्यूशन वाला, उसका थोड़ा हिस्ट्री। फिर हमने देखा मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का मीनिंग क्या होता है वो। तो उसमें मेनली उसके दो जो प्राइमरी फंक्शन है वही दिए कि बैंक क्या करता है, तो कलेक्ट करता है डिपॉजिट, और वो पैसों में से फिर वो लैंड कर देता है जो जिनको ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उनको, इंटरेस्ट चार्ज करता है और इंटरेस्ट देता है। उस तरह से हमने देखा। फिर हमने कॉमर्शियल बैंक, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स थी उसमें दो तरह की बैंक है। सबसे पहली कॉमर्शियल बैंक और दूसरी सेंट्रल बैंक, यानी ये है टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक जो है उसकी भी हेड बैंक किसे हम कहेंगे, तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी उसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है वो ही मतलब कि रेगुलेट करती है ये कॉमर्शियल बैंक्स को भी। तो कॉमर्शियल बैंक का हेड तो सेंट्रल बैंक है ही है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कॉमर्शियल बैंक को क्यों कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है, क्योंकि वो जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो फ्री में प्रोवाइड नहीं करते। वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। जो फिर जो लैंड करते हैं, जो लोन्स देते हैं, उनसे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और कलेक्ट करते हैं डिपॉजिट्स, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट देते हैं। पर जो इंटरेस्ट जिस पे वो देते हैं वो रेट क्या होता है, कम होता है, और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना लोन देने पे रिटर्न में, वो ज़्यादा रेट होता है। तो ये दोनों का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो उनके लिए प्रॉफिट बन जाता है। इस तरह से वो कमाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको कॉमर्शियल बैंक कहा गया है कि वो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। और सबसे मेन फीचर क्या है ये बैंक का, कि पीपल का जो पैसा है ना उसको मोबिलाइज करने में हेल्पफुल होता है। यानी इसका ये सबसे मेन एक्टिविटी है कि वो क्या करता है, तो मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी, ठीक है। वो पीपल के जितने भी पैसे होते हैं, सेविंग होते हैं, उसको मोबिलाइज करता है और मार्केट में घुमाता है। फिर देखो, अब हम देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, अब एक एक चीज़ ध्यान से सुनने की। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 36 ओपन करो। पेज नंबर 36 आपकी बुक में, उसमें बिलो पार्ट पे दिया है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब एक एक वर्ड एकदम ध्यान से सुनने का। तो देखो, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स में कॉमर्शियल बैंक्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस विच आर एज अंडर। अरे ये जो फंक्शंस है ना वो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े। आपका चैप्टर 3 था 11th के अंदर, BA के अंदर, बिजनेस सर्विसेज 2, उसमें आपने पूरा बैंकिंग के बारे में पढ़ा। तो उसमें भी ये प्राइमरी फंक्शंस थे। तो देखो, तो प्राइमरी फंक्शंस में फर्स्ट वन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। A bank accepts money from the people, savers, in the form of deposits. It gives safety to the deposits of its customer by acting as a custodian of funds. In a way, people lend their savings to bank for which banks gives them interest. तो इसमें क्या किया, प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला बैंक का फंक्शन क्या होता है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यानी बैंक क्या करता है, जितने भी लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, उनकी जितनी भी सेविंग्स होती है वो सब कलेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि भाई हमारे बैंक में आके रख के जाओ, उसकी सेफ्टी के बारे में हम देखेंगे। इसीलिए उधर कहा गया कि वो क्या करते हैं, कस्टमर्स के लिए एक्टिंग एज अ कस्टडियन ऑफ फंड्स,
यानी वो फंड्स के बारे में देखभाल करते हैं। वो जितने भी पैसे वो डिपॉजिटर्स रखे जाते हैं तो उनके फंड्स का देखभाल करते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि कस्टोडियन ऑफ फंड्स। फिर देखो, इन अ वे पीपल लैंड देयर सेविंग टू बैंक फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट। अब पब्लिक पागल तो है नहीं, वो अपनी सेविंग, अपनी बचत जो अपनी कमाई से करती है, तो वो अगर सेव कर रही है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वो वैसे ही नहीं करेगी, ठीक है। एक तो उसको सेफ्टी मिल जाती है पैसों रखने की, दूसरी क्या कि उसको इंटरेस्ट मिलता है। वो पैसे जो वो इन्वेस्ट करती है ना, बैंक में जाके डिपॉजिट करती है, तो उसको हर साल उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए वो रखती है। फिर देखो, डिपॉजिट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, और ये जितने भी डिपॉजिट्स होती है ना, तो वो भी अलग अलग तरीके से रखी जाती है, तो उसके भी मेन 3 पार्ट्स हैं। तो देखो, वो उसमें सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में क्या होता है, तो करंट अकाउंट इज ओपन विद बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस फर्म और एन इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन अगर करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है, ओपन करवाना चाहता है बैंक में, तो वो चाहे तो अपने खुद के इंडिविजुअल नाम से ओपन करवा सकता है, या तो कोई पर्सन का पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो बिज़नेस का नाम से भी ओपन करवा सकता है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो कोई कंपनी है तो उसके नाम से भी वो अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो ये करंट अकाउंट जो होता है ना, वो जनरली बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो देखो अब आगे, The deposits in this account are more liquid than deposits in any other account। और बिजनेसमैन क्यों ज़्यादा प्रीफर करते हैं ये अकाउंट को, क्योंकि ये अकाउंट को ओपन करवाने से उनको चांस मिलता है कि वो ये अकाउंट को ज़्यादातर यूज़ कर सके। ये ऑप्शन दूसरे अकाउंट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी रिपीटेडली अगर उनको रेगुलर टर्म्स में अगर ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं तो वो करंट अकाउंट से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने पे रोक लगाया गया है, यानी उसमें लिमिटेशंस दी गई है। लिमिटेड आप ट्रायल तक ही सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर करंट अकाउंट के अंदर आप रिपीटेडली यानी रेगुलर टर्म्स में आप ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, इसीलिए बिजनेसमैन को ये ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। मोर लिक्विड देन डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट, यानी उसका मतलब वही कि इस अकाउंट से आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हो कंपेयर टू अदर अकाउंट्स। विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। और तो और पूरे महीने में तो आप बहुत सारी बार कर ही सकते हो, पर क्या होता है दूसरे सारे अकाउंट्स में पूरे एक दिन के अंदर सिर्फ आप एक बार ही पैसे उठा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ऐसी लिमिटेशन होती है। पर इसके अंदर तो वो भी नहीं है, पूरे दिन के अंदर आप चाहो जितनी बार आपको ट्रांजैक्शन करने हो वो भी आप कर सकते हो, उस पर भी कोई रोक है नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। यानी विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द डे, यानी पूरे दिन के अंदर आप चाहो उतनी बार पैसे उठा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। द कस्टमर्स ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेक बुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। On the contrary, certain times banks may impose some kind of service charges on this। फिर देखो, एक क्या उसका बेनिफिट है कि आपको चेक भी मिलता है, ठीक है, आपको चेक बुक बैंक प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज कि आपको करंट अकाउंट के ऊपर आपको कोई है ना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट तो नहीं देने वाली है अकाउंट में, पर आपका सर्विस चार्ज करते हैं, यानी ये सर्विस आपको मिल रही है ना बैंक के अंदर पैसे रखने की, उसके लिए बदले में जो आपको चार्जेस थोड़े प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उनको पे करने पड़ते हैं, वो उसे हम कहेंगे सर्विस चार्ज, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, आपको इसके ये अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट तो नहीं देती, ये एक लूपहोल है इसका, एक इसकी लिमिटेशन है। उसके अलावा आपको ऊपर से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक आपको एक तरह की सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रही है, आप वो उसके बैंक में आपने अकाउंट खुलवाए, उसमें आप पैसे रख रहे हो, तो ये जो सर्विस का आप लाभ ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले में आपको कुछ तो पेमेंट करना पड़ता है, तो वो है सर्विस चार्जेस, ठीक है। तो वो आपको बैंक कई बार आपके ऊपर इम्पोज कर देती है सर्विस चार्जेस। अब देखो पेज नंबर 37 पे, ऑन दिस अकाउंट। फिर देखो, A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per rules of the bank।
हर एक बैंक में यानी बैंक टू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जो भी रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपने जिस बैंक में जो अकाउंट खुलवाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी क्या? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि आपके बैलेंस, आपके वो अकाउंट में बैलेंस जितना होता है उससे आप ज़्यादा पैसे विड्रॉ करना चाहे तो वो भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। कुछ हद तक प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है उधर तक, जो आपको बाद में आपको बैंक को लौटा देना पड़ता है। यानी एक्सेस अमाउंट आप विड्रॉ कर जा रहे हो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो बैंक, हर एक बैंक प्रोवाइड करती है, पर उसके रूल्स बैंक टू बैंक चेंज हो जाते हैं। देखो सेकंड, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, ये तो सबने सुना ही होगा सेविंग अकाउंट के बारे में। तो पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट। देखो हम जनरल लोग होते हैं, उनकी जो भी घरेलू डोमेस्टिक सेविंग्स होती है वो सब लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करके आते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी थोड़े समय के लिए। और ये उसके रिटर्न में उनको क्या बेनिफिट मिलता है? तो इंटरेस्ट का। बैंक सेविंग अकाउंट पे अच्छा खासा इंटरेस्ट दे देती है आपको, मतलब आसपास 4% के आसपास आपको इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करती है। ये भी बैंक टू बैंक अलग होता है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स जो होती है वो घर पे यूं ही कबाट में बंद करके रखना, उसके अच्छा भाई बैंक में जाके रखो, उसके ऊपर जो कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, आपके जितने पैसे बढ़े, ठीक है। तो पीपल को भी बेनिफिट होता है कि अपने पैसे एक सेफ जगह पे रखो, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो ले लो, ठीक है। फिर बैंक को भी उसको बेनिफिट मिलता है कि वो पैसे सर्कुलेट कर पाएगी, लोन के जरिए दे पाएगी, उसके सामने इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी। तो बैंक के लिए भी अच्छा है एज वेल एज हमारे लिए भी। अपॉन रिक्वायरमेंट दे कैन विदड्रॉ विथ अ चेक और विदड्रॉल स्लिप। फिर बैंक चेक बुक तो प्रोवाइड करती है, तो अगर आप चाहो, अगर आपको कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तब आप चेक से भी पैसे उठा सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो, एज वेल एज विदड्रॉल स्लिप से भी, ठीक है। यानी विदड्रॉल स्लिप मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की होती है। तो ये है स्पेसिमेन विदड्रॉल स्लिप का, यानी आपको किस तरह का वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ये फॉर्म है, वैसे उसकी स्लिप भी होती है, ठीक है। तो देख लो आप, इसमें आपको डेट लिखना पड़ता है, अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, आप कितने पैसे उठाने चाह रहे हो, वो आपकी साइन, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशंस। स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग क्या कि अगर आप कोई भी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो वो आप खुद के नाम से भी करवा सकते हो, एज वेल एज अगर कोई आप बिज़नेस चला रहे हो तो वो बिज़नेस के नेम से भी ओपन करवा सकते हो, या तो कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, उसके नेम से आप ओपन करवा सकते हो। द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट। दूसरे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, या तो रिकरिंग अकाउंट हो, ये सब में ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाया गया है, पाबंदी होती है, लिमिटेशन होती है। पर ये अकाउंट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे उतनी बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और आप जैसे ही डिमांड करोगे ना विड्रॉल की, वैसे ही तुरंत आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसमें जो पैसे जो है वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं कंपेयर टू अदर अकाउंट्स। वैसे लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, तो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि लिक्विड एसेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लिक्विड एसेट्स मीन्स ऐसी एसेट्स जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर, ठीक है, तो उसे लिक्विड एसेट्स कहा जाता है। यानी इधर आप किस तरह से उसको लोगे, तो जैसे ही आप डिमांड करते हो ना कैश की, पैसे की, कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे हमें चाहिए, तो आपको तुरंत वो प्रोवाइड कर देंगे। पर दूसरे अकाउंट में ऐसा नहीं होता, उस पर लिमिटेशंस होती है। फिर देखो, विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, एज वेल एज ये अकाउंट में पूरे दिन के अंदर आप चाहो उतनी बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उस पर भी कोई रोक नहीं है। यानी एक दिन के अंदर आप चाहो उतनी बार पैसे विड्रॉ कर सकते हो। द कस्टमर्स ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेक बुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। फिर क्या, बैंक आपको चेकबुक तो प्रोवाइड करती है, चेकबुक की फैसिलिटी आपको ज़रूर देती है, एज वेल एज वो क्या करती है कि ऑपोजिट में वो आपको इंटरेस्ट नहीं देती, वो इंटरेस्ट आपको ये अकाउंट पे प्रोवाइड करती नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सर्टेन टाइम्स बैंक्स में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस ऑन दिस अकाउंट। उसके अलावा एक बोझ आपके ऊपर होता है सर्विस चार्ज प्रोवाइड करने का।
क्योंकि आप बैंक की एक सर्विस है, उसका बेनिफिट तो आप ले ही रहे हो, ठीक है। आपका जो भी पैसे हैं आपके, वो सब आप सेफ जगह पर रख रहे हो। तो ये बैंक जो सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, उसके रिटर्न में आपको कुछ चार्जेस पे करने के बनते हैं, जिसको सर्विस चार्जेस कहा जाता है, जो आपको कंपल्सरीली पे करने पड़ते हैं। कोई बैंक शायद नहीं भी रखती, पर होता तो है। A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per rules of the bank. अब हर एक बैंक के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूल्स अलग होते हैं। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी क्या? तो आपके बैलेंस में जितने पैसे होते हैं उसके ज़्यादा अगर आपको विड्रॉ करने हो तो उसकी सुविधा जो बैंक प्रोवाइड करती है वो, तो ये सर्विस को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी आपके बैलेंस में जितने पैसे होते हैं उससे ज़्यादा पैसे आपको विड्रॉ करने देती है वो, जो आपको कुछ समय बाद आपको लौटा देने पड़ते हैं बैंक को। पर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है बिज़नेस में कि आपको, अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको ज़्यादा विड्रॉ करने, यानी आपको 25,000 रुपीज़ की ज़रूरत है अभी, तो बैंक आपको वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट है वो आपको विड्रॉ करने देगी, वो बैंक आपको देगी तब उस समय पे। फिर आपको जो वो पैसे वो आपको बैंक को लौटा देने पड़ते हैं। फिर देखो सेकंड, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। People usually deposit savings for a short period in this account for which banks give them interest. यानी देखो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम जनरल पब्लिक जो होती है ना, वो अपनी बचत जो होती है उसको सेफ जगह पे जाके रखती है, उसमें उसका भी बेनिफिट होता है। एक तो उसको सेफ जगह मिल गई पैसे रखने की, एज वेल एज इंटरेस्ट का बेनिफिट। उसे वो पैसे घर पे एक अलमारी में वैसे ही पड़े रहेंगे तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। पर अगर बैंक में जाके रख रही है तो सेफ जगह भी मिल जाएगी, एज वेल एज उसकी थोड़ी कुछ इंटरेस्ट से कमाई भी हो जाएगी। अपॉन रिक्वायरमेंट दे कैन विदड्रॉ विथ अ चेक और विदड्रॉ स्लिप। अगर हम पीपल को पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बैंक ने चेकबुक तो प्रोवाइड किया ही होता है, तो चेक से हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे, एज वेल एज विड्रॉ स्लिप फिल करके, ठीक है। हर एक बैंक की विड्रॉ स्लिप होती है, आपको वो फिल करने की बनती है। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। देखो ये है स्पेसिमेन ऑफ विड्रॉल स्लिप, ये इलाहाबाद बैंक की है, इलाहाबाद बैंक की है ये। तो देखो उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, ब्रांच होती है तो उसका नेम लिखना पड़ता है, आप कितने पैसे उठा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो वो लिखना पड़ता है, वर्ड्स में भी और डिजिट्स में भी लिखना पड़ता है। फिर आपकी साइन करनी पड़ती है, आपका अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, डेट लिखनी पड़ती है, जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है वो आपको फिल कर देनी होती है। जैसे ही चेक रिटर्न कर दोगे, यानी चेक लिख दोगे आप और फिर विड्रॉ स्लिप फिल कर दोगे, आप ये दोनों की मदद से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो सेविंग अकाउंट से। इन प्रेजेंट टाइम्स दे कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। पर अभी के समय में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप ये अकाउंट की जो भी सर्विस है उसका बेनिफिट ले सकते हो, यानी आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड की हेल्प से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। देखो अब फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट, ये भी एक सिमिलर टाइप ही है सेविंग डिपॉजिट जैसा। पीपल हु डू नॉट विश टू सेव और कैन नॉट सेव बिगर सम्स ऑफ मनी सेव एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ईच मंथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट। यानी ये अकाउंट है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उन सबको क्या होता है कि उनके पास पहले से उतने सारे इकट्ठा बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके पास पैसा नहीं होता सेव करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी रेगुलर जो भी कमाई होती जाती है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हर महीने बचाते हैं और वो फिर जाके वो अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है जिनको सिर्फ टुकड़े टुकड़े में पैसे जो है वो सेव करने के होते हैं और वो टुकड़ा टुकड़ा करके पैसा अकाउंट में जाके डिपॉजिट करते हैं हर महीने, यानी ये मंथली है। फिर से देखो पीपल हु डू नॉट विश टू सेव और कैन नॉट सेव बिगर सम्स ऑफ मनी, यानी ऐसे लोग जिनको बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे सेव नहीं करने, ठीक है, और सेव एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट्स ईच मंथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट। और ऐसे लोग जिनको सिर्फ है ना छोटे छोटे हिस्सों में ही पैसे सेव करने, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है ये अकाउंट। और वो भी कब, तो हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट डिपॉजिट कर लो,
Thus the savings gradually increase and interest is paid on the accumulated money. इससे क्या होगा, थोड़े समय बाद यानी थोड़े वक्त के बाद ग्रेजुअली यानी थोड़े थोड़े समय में आपके पैसे एकजुट होके एक्यूमुलेट होके बढ़ जाएंगे। आपका पैसे का जो भी रेशियो है, मनी का जितना भी जत्था है वो आपका धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा और उसके ऊपर आपको एक साथ इंटरेस्ट मिलेगा। दस दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट्स, इसीलिए इसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। रिकरिंग का मीनिंग क्या, रीअकर होना। रीअकर यानी क्या, बार बार होना, ठीक है। यानी हर महीने कुछ ना कुछ मनी का पार्ट है उसको डिपॉजिट करना, इसीलिए इसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। यानी क्या होगा, आप हर महीने कुछ ना कुछ हिस्सा सेव करोगे तो थोड़े समय बाद धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली उसमें बढ़ावा हो जाएगा। आपका सेविंग का जो भी रेशियो है वो बढ़ जाएगा और वो सारे एक्यूमुलेटेड मनी पे आपको एक साथ इंटरेस्ट मिलेगा। इकट्ठा आपको इंटरेस्ट इस अमाउंट पे मिलेगा। By rules of some banks, if a person skips to deposit someone's money in this account, he may have to pay a penalty along with some interest loss. अगर कोई पर्सन एक महीना बीच में ऐसा आ गया कि आपने उसके अंदर डिपॉजिट करना भूल गए तो हो सकता है कि बैंक आपको पेनल्टी भी चार्ज करे, यानी आपको कुछ फंड फाइन होगी जो आपको पे करनी बनेगी। या तो ये है ना, रूल्स है ना जो ये फ़ाइन के, ये पेनल्टीज़ के, ये बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है। और कोई बैंक ऐसी होगी जो पेनल्टी लगा देगी, कोई बैंक ऐसी होगी कि एक महीने का इंटरेस्ट कट कर देगी, तो इस तरह का होता है। फिर फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स यानी एफडी। अब सबके पेरेंट्स ने एफडी कराई होगी लगभग आपकी शादी के लिए कि भाई अभी से पैसे उसमें रख देते हैं, तो फिर कुछ 10-12 साल के बाद अच्छा खासा अमाउंट हाथ में आ जाता है। दिस डिपॉजिट्स आर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम and usually people who want to deposit money for a long period of time choose such deposits। यानी क्या कि अगर आपको पैसे अभी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है, यानी आपको 10-15 साल के लिए वो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो पैसे आप एफडी करवा लो। तो एफडी में ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है और उससे आप ये जो एफडी होती है ना उस पर इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। सेविंग अकाउंट में आपको 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, पर इस पर आपको 7% के आसपास मिल जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट भी हर एक बैंक के अलग अलग होते हैं, पर एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए पैसे सेव करना चाहते हो तो आप उसकी एफडी करवा लो, तो आपको इस पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट यही है कि इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। बैंक्स पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स अमंग ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। जितनी भी डिपॉजिट्स है वो सब में से एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच डिपॉजिट्स, और ये डिपॉजिट्स पे भी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यानी ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, ये जो फर्स्ट 2 लाइन है ना वो कि फ़िक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है, यानी टाइम पीरियड जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है कि 8 साल के लिए रखा, कि 10 साल के लिए, कि 15 साल के लिए, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने साल के लिए रखना है। तो ये टाइम पीरियड होता है वो एक तो सबसे पहले फिक्स्ड होता है इसमें। दूसरा क्या, यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चूज सच डिपॉजिट। और ऐसे लोग जिनको लंबे समय के लिए पैसे मतलब कि सेव करके रखना है तो उनके लिए एफडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। सेकंड, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये अब उसका दूसरा फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो था उसमें हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वाला, तो अब बारी है सेकंड फंक्शन की। और हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में उसके माइनर यानी सब 3 पार्ट्स हमने पढ़े कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी। तो सेकंड फंक्शन कौन सा है बैंक का, तो प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी सिंपल शब्दों में लोन प्रोवाइड करना।
तो लोन जो होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। कोई लोग लोन लेने जाते हैं बैंक में पर्सनल पर्पस के लिए, यानी होम लोन, कार लोन होता है, या तो फिर एजुकेशन लोन होता है उस तरह का। या तो कोई बिजनेसमैन होगा जो अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेने जाता है, जैसे कि उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है, कोई जगह पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो वो उस तरह की लोन लेता है। या तो उसको फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो उसको कोई व्हीकल अगर परचेस करना है, कोई ट्रैक्टर्स परचेस करने, कोई ट्रक्स परचेस करने हैं तो वो उसके लिए फिर लोन लेगा। फिर फार्मर्स होते हैं तो वो अपनी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लोन्स लेने जाते हैं। उनको कोई फर्टिलाइज़र ख़रीदना हो, या तो कोई थ्रेसर ख़रीदना हो, ट्रैक्टर ख़रीदना हो, ठीक है, कोई ऐसा मशीन हो वो लेना हो, तो इसलिए तो लोन बैंक अलग अलग तरीके की प्रोवाइड करता है और उसके सामने वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो देखो, when individuals or businesses require money for personal or investment purposes they borrow from bank, यानी हम लोग और बिजनेसमैन को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो, तो वो उनको क्या करना पड़ता है, बैंक के पास जाके उनसे उधर से पैसे जो है, मनी है, उनको बोरो करना पड़ता है। एंड बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट बाय चार्जिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक क्या करती है, उनको क्रेडिट तो प्रोवाइड कर ही देगी पर उसके रिटर्न में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड बोरोइंग क्रेडिट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करती है ना, वो अलग अलग स्लॉट में प्रोवाइड करती है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, ठीक है। उसका फिक्स कोई टाइम तय किया गया नहीं है, वो अलग अलग तरीके से रखा गया होता है, पर सिर्फ आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसमें बुक में दिया है। दिस टाइम पीरियड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स एंड मे वेरी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी ये जो भी टाइम पीरियड आपको अभी दिया है वो एकदम फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ अंदाजे से दिया है कि जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। हाउएवर इन अ थियोरेटिकल सेंस शॉर्ट टर्म इज़ अ पीरियड अप टू 1 ईयर, यानी शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो प्रोवाइड करता है तो वो लगभग 1 साल के लिए तक होता है। मीडियम टर्म इज़ अ पीरियड बिटवीन 1 and 5 years, मीडियम टर्म जो लोन प्रोवाइड करता है तो वो लगभग 1 और 5 साल के बीच में होती है। एंड लॉन्ग टर्म इज़ अ पीरियड बिटवीन 5 and 15 years, अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो 5 से 15 साल तक के लिए होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्पस क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजन्स, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी और फॉर बिजनेस एक्टिविटी। तो ये जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करती है तो वो पर्सनल रीजन्स के लिए भी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए भी या तो बिजनेस के लिए भी। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेरी विथ पर्पस, और आप जो जिस तरह के लोन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट, यानी हर एक लोन का अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है और हर एक बैंक का भी अलग अलग होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आप किस तरह की लोन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका पर्पस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार ख़रीदने जाओगे ना तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, पर बिजनेसमैन के लिए अलग से उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होता है। कि आप बिज़नेस पर्पस के लिए कार ख़रीदना चाहते हो तो उस पर आपको रेट थोड़ा कम होता है। फार्मर्स को भी ये ऐसे अलग से, फार्मर्स के लिए भी एक ऐसे अलग से रूल्स होते हैं। फिर देखो थर्ड, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़। A bank provides easy payment and withdrawal facility to its customer in the form of checks, withdrawal slips and drafts, pay order, ATM facilities, credit and debit cards, internet banking etc. यानी अगर आप बैंक में से मनी विड्रॉ करना चाहते हो तो उसकी भी बैंक अलग अलग तरीके की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप चेक से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप विड्रॉल स्लिप फिल कर लो, फिर ड्राफ्ट की हेल्प से, पे ऑर्डर की हेल्प से, फिर ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स जिसे हम कहते हैं, जो हर एक बैंक का अलग अलग होता है यूनिट पूरा, फिर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है वो। पे ऑर्डर यानी क्या और ड्राफ्ट यानी क्या, उसका पहले भी हमने शायद मीनिंग क्लियर किया है। फिर भी पे ऑर्डर यानी आप जो बैंक है उसके आप स्पेसिफिक ब्रांच से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और ड्राफ्ट में आप कोई भी बैंक से कर सकते हो। और क्रेडिट और डेबिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है और डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है उस तरह से आप पैसे स्पेंड कर सकते हो। और इंटरनेट बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपके
अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है वो। तो अलग अलग तरह की पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़ होती है जो बैंक आपको देती है। अब फोर्थ जो है ना फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन वाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, न्यू फंक्शन है, तो ये आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये जब भी अगर हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा यानी गूगल मीट पे, तब हम इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज हमारा इधर तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम क्रेडिट क्रिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो बाय एवरीवन।